नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं कि मोदी जी का एलईडी स्क्रीन पर भाषण और देश का सच, उत्तर प्रदेश में पुलिस हुई निरंकुश। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोदी जी भाषण देने में तो देखिए उनका कोई सानी नहीं है। और स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर से मोदी जी ने भाषण दिया, लेकिन इस बार के भाषण में और पिछले वर्ष के भाषण में एक अंतर था। यहाँ पर मोदी जी का भाषण एलईडी स्क्रीन पर पूरे देश में दिखाया गया। तो इस तरीके से देखिए एलईडी स्क्रीन पर कितना खर्च किया गया। अब मोदी जी निर्देश भी दे सकते थे कि मेरा भाषण रेडियो और टेलीविज़न पर ही लोग सुन लें, लेकिन मोदी जी को तो एक तरीके से अपनी चमक धमक दिखानी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बेकार का जो खर्च है वो किया जाता है भाजपा के द्वारा। किसी भी तरह का इवेंट मैनेजमेंट बनाने के लिए भाजपा जो पार्टी है वो अपने आप में, ये देखिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। किस तरीके से ये देखिए हर किसी घटना का इवेंट मैनेजमेंट बना दिया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार से मोदी जी ने भाषण दिया, उस तरीके से अगर आप देखें तो देश की सच्चाई बिल्कुल अलग है। मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और इस तरीके से अपने भाषण में इन्होंने जिक्र किया, लेकिन आत्मनिर्भर लोग तब होंगे जब बेरोजगार नहीं होंगे। इस समय देखिए देश में कितनी बेरोजगारी है और किस तरह का खस्ता हाल, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं का खस्ता हाल हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का खस्ता हाल हो। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए रोज नए नए केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो दिल दहला रहे हैं। अब छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में निर्भया का बलात्कार होने पर उन्हें एक तरीके से कटघरे में घेरा था और इस्तीफा देने की बात तक कह दी थी। और जिस तरीके से उस समय स्मृति ईरानी या सुषमा स्वराज जैसी महिला नेताएं भी आंदोलन किया करती थी, अब देखिए सभी चुप हो गए हैं। और देखिए एक निर्भया का मामला था और अब तो देखिए यूपी से रोज़ खबरें आ रही हैं। और देखिए कुलदीप सिंह सेंगर को वाला मामला, क्या आप किसी भी तरीके से निर्भया से कम उसे आंकेंगे? एक तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की का सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी जेल से। जिस तरीके से तो आप देख सकते हैं, क्या उसे अभी तक सज़ा हुई? जो सज़ा मिलनी चाहिए थी क्या उसे मिल पाई? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां मोदी जी अपना सिल्वर स्क्रीन पर भाषण देते हैं, एक तरीके से अपने आप को सिल्वर स्क्रीन में इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस तरह का ठाट बाट मोदी जी करते हैं वो किसी अभिनेता से बिल्कुल भी कम नहीं होता है। एक तरीके से महंगा सूट पहनते हैं और फिर भाषण देते हैं, अडानी के हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं और देखिए भाषण देते हैं कि मैं फ़कीर हूँ। तो किस तरीके का फ़कीर हैं जो इतना महंगा सूट पहनता है? तो आप देख सकते हैं कि इनके भाषण के पीछे की सच्चाई क्या है। और देखिए इनका भाषण देखिए इन्हीं की 56 इंच की छाती की तरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से इनकी काल्पनिक छाती बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से इनके भाषण की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 25 मिनट का भाषण दिया 2002 में। फिर 2003 में उन्होंने 30 मिनट का भाषण दिया। मनमोहन सिंह जी का आप देख सकते हैं 2004 में 45 मिनट, 2005 में 50 मिनट, 2006 में 50 मिनट, 2007 में 40 मिनट, 2008 में 45 मिनट, 2009 में 45 मिनट का भाषण, 2010 में 35 मिनट, 2011 में 40 मिनट, 2012 में 32 मिनट, 2013 में 35 मिनट। और ये देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी। तो आपने देखिए एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो बोलते हैं वो कुछ कर नहीं पाते और जो चुप रहते हैं वो अक्सर कार्य करके निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितना लंबा भाषण ये दिया करते हैं। 2014 में 65 मिनट, 2015 में 88 मिनट, 2016 में 94 मिनट, 2017 में 56 मिनट, 2017 में थोड़ा छोटा इन्होंने भाषण दिया था, 2018 में 83 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 90 मिनट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी जी के भाषण की लंबाई उन्हीं के 56 इंच की छाती की तरह बड़ी है, लेकिन कार्य उन्होंने जो किए हैं वो किसी भी तरीके से 56 इंच वाले नहीं लगते हैं। जिस तरीके से देश की बेरोजगारी को संभालना चाहिए था, अर्थव्यवस्था को संभालना चाहिए था, उस मोर्चे पर पूरी तरीके से भाजपा की पार्टी हो या प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था की जीडीपी का क्या हाल है। और ये देखिए कि रघुराम राजन जैसे एक बुद्धिजीवी, जो आर्थिक बुद्धिजीवी मैं कहूँगा, कि उनकी सलाह ना मान करके नोटबंदी जब से प्रधानमंत्री जी ने की, उस समय प्रधानमंत्री जी को सत्ता में आए केवल 2 वर्ष हुए थे और 2 वर्ष के बाद इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया जब इन्होंने नोटबंदी की।
और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी देखिए उस समय कितनी बढ़ गई थी। और मॉब लिंचिंग तो देखिए दिल्ली दंगा आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ी एक त्रासदी है। तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला ना, जो वो बोलते हैं, खैर प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं पर या उनके पार्टी के लोगों पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। और जो जैसा चलता आ रहा था हिंसा, वैसे ही हिंसा भी होती रही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाषण देना एक अलग होता है, लेकिन भाषण पर इम्प्लीमेंटेशन करना जो कि पूरी तरीके से विफल हो गया है। केवल खाते खुलवा देने से को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है। और खाते में देखिए पैसे इकट्ठा करवा कर वो पैसा पूंजीपतियों की जेब में ही गया है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से जो है केवल भाषण पर जोर देते हैं, और भाषण के अतिरिक्त जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है उसमें प्रधानमंत्री जी मानो खुद ही अर्थशास्त्री हैं, खुद ही वो रक्षा विभाग पर जो है अपनी सलाह देते हैं, रक्षा के क्षेत्र में अपनी सलाह देते हैं कि रडार से। और देखिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी उनके पास है। तो एक तरीके से देखिए मल्टी टैलेंटेड प्रधानमंत्री होने के बाद भी देश की इतनी खस्ता हालत हो गई है, आप समझ सकते हैं। और देखिए एलईडी स्क्रीन पर तो अमित शाह ने भी रैली की थी, और यहाँ पर मोदी जी ने भी देश को भाषण दिया। तो एलईडी स्क्रीन लगाने की क्या आवश्यकता थी? सब लोग, जब आपने इतना जो है डिजिटलाइजेशन किया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो आप मोबाइल से भी वो आपका भाषण देख सकता था। तो ये तो खैर ये इस तरीके की नीति हो गई, इस पर तो खैर इतना कुछ कह नहीं सकते, ये तो अपना सरकार का मामला होता है। अब आप देख सकते हैं कि आज़ादी, जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर आज़ादी का जश्न एलईडी तक ही महदूद रहा, क्योंकि लोग तो पाबंदी की वजह से घरों में ही बंद थे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कश्मीर में बिल्कुल पाबंदी एक तरीके से लगाई जा चुकी है, और काफ़ी समय से ये पाबंदी लगी हुई है। यह समझ नहीं आया कि ऐसी स्थिति में एलसीडी लगाकर साहेब का भीषण भाषण किसको सुनाया जा रहा था? प्रशासन की ठकुर सुहाती या दिल्ली का निर्देश था? तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कहने को ही कश्मीर में आज़ादी है, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से एलसीडी लगाई जा रही थी तो उसका क्या मतलब है? कश्मीर में लगाने की जरूरत ही क्या थी? यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है। आसियान देश जो हमारे मैरीटाइम पड़ोसी भी है, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व। देखिए बिल्कुल सन्नाटा सड़कों पर। इनके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहने को ही आज़ादी है, दूसरी तरफ जहां प्रधानमंत्री जी स्क्रीन लगाकर भाषण दे रहे हैं, तो स्क्रीन लगाकर इतना लंबा भाषण प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो इसी से साबित होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाली कहावत चरितार्थ होती है कि लंबा भाषण आप कितना भी दीजिए, अगर आप लंबा भाषण देते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे इवेंट मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं, उसकी इवेंट को मैनेज करना जानते हैं आप। लेकिन दूसरी ओर आप देश को किस तरीके से चलाना है उसमें आप बिल्कुल तरीके से फिसड्डी साबित हुए हैं। जैसा कि दूसरे प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाले रखा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल अब बन गया है। पुलिस देखिए किस तरीके का व्यवहार कर रही है। एक युवा महिला पुलिसकर्मी का शोषण का मामला सामने आया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कि जश्न आज़ादी का माहौल और ज़मीन की कड़वी सच्चाइयाँ, यह उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक युवा महिला पुलिसकर्मी का बयान है कि एडिशनल एसपी साहब उसे बंगले पर बुलाते हैं और ना जाने पर उत्पीड़ित करा रहे हैं, और अगर वो महिला पुलिसकर्मी वहाँ नहीं जाती है तो उसका शोषण करा रहे हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ, बहुत कहते कहते रो पड़ी। एडिशनल एसपी बिजनौर का नाम श्री लक्ष्मी निवास मिश्र, जो महिला को हवेली पर बुलाकर शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में आप। सर डीसीआरबी पुलिस ऑफिस। अच्छा, क्या हुआ? सर मुझे पहले सर से बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात करनी है, बताइए ना, अपना परेशानी बताइए। सर मैं बाद में बताऊंगी। एसपी साहब से आपकी शिकायत है ना? हाँ सर, वो क्या हुआ? उत्पीड़न किस तरह से हुआ आपका? बाद में बात करिए। सर आप बताइए। मेरा शोषण कर रहे हैं वो, शारीरिक मानसिक रूप से अपने बंगले पे बुलाते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। एसपी बिजनौर बुलाते हैं अपने बंगले? बेहद सर, मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ, तो मेरा बेहद मुझे परेशान कर रखा हूँ। क्या नाम है सर? श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, वो कितनी बार? तो इस तरीके से आप देख सकते कितनी हैं बार कि बुला लिया, मुझे 8-9 महीने से परेशान कर रखा। 8-9 महीने से परेशान कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। बेहद कर रखा। मैं हर जगह ड्यूटी कर रही हूँ अपनी ईमानदारी से, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? बंगले पे आओ, और नहीं हमारी बात नहीं मानोगे, हम
पता नहीं कैसे कैसे तरीके से बात करते हैं कि बंगले पे आओ, बंगले पे मिलो हमसे, हमारे साथ ऐसे मतलब गलत तरीके से वो करो। सर मैं कहाँ तक वो करूँगी? सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहते हैं? जी सर। कभी कोशिश की उन्होंने आपको टच करने की? सर कोशिश मुझे बहुत परेशान कर रखा है सर। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ। कितने दिनों से हो रहा है ये सब? सर 8-9 महीने हो गए और मैं एक बार हो भी चुका। कप्तान सर ने मतलब सब बात हो गई थी वहाँ पे, सब समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी परेशान किए जा रहे हैं। कौन करते हैं? एडिशनल एसपी सर, क्या नाम है उनका? श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, तो आपने एसपी बिजनौर से शिकायत की? जी सर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई कार्रवाई की? सर कार्रवाई का पता नहीं है सर मुझे। क्या आपको किस तरह की धमकी दे रही है? बंगले पे आ जाओ। अच्छा, एक आध बार गई हैं आप तो? नहीं गई जब मैं नहीं उनकी बात मानी तभी ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। क्या करा उन्होंने? मुझे परेशान किया जा रहा है, पर मानसिक रूप से भी अच्छा, बेहद मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब पुलिस इतनी निरंकुश हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और एक तरीके से पुलिस जहां निर्दोष लोगों की तो एफआईआर भी नहीं लिखती, और इस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों का शोषण कर रही है, बच्चियों का शोषण कर रही है, बच्चियों से डांस करा रही है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरह की आज़ादी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और योगी जो है किस तरीके से कहते हैं कि यूपी का मॉडल जो है सारे देश में लागू होना चाहिए। अरे कोरोना की महामारी फैल रही है, उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर आपकी पुलिस इस तरीके का व्यवहार कर रही है। क्या कोरोना के जो बेकार बैठे हैं पुलिसकर्मी क्या अपना टाइम पास करने के लिए ऐसी हरकतें करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक तरीके से ये व्यवस्था चरमराई हुई है, और यहाँ जो है बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि देखिए फेसबुक और भाजपा का किस तरीके से कनेक्शन है। ये एक बात सामने आई है कि फेसबुक की इंडिया पॉलिसी जो हेड हैं, नीतिगत मुखिया जो हैं, उनका क्या रिश्ता है भाजपा से, और फेसबुक का भाजपा से क्या रिश्ता है, ये आप देख सकते हैं कि उनका नाम जो है आँखी दास है, जो फेसबुक की इंडिया पॉलिसी हेड है। अब उनके बीजेपी से रिश्तों की थोड़ी छानबीन कर लें। ये छानबीन एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में कल प्रकाशित एक लेख में इसका खुलासा हुआ है। इससे पहले बरखा दत्त ने आँखी दास की बहन रश्मि दास का इंटरव्यू लिया था, जिसमें रश्मि जेएनयू के स्टूडेंट्स पर कोरोना काल से पहले एबीवीपी के हमले को सही ठहरा रही हैं। इसी साल अप्रैल में रश्मि दास ने मनी कंट्रोल पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने फेसबुक और जियो की डील को रिटेल सेक्टर के लिए उपयोगी बताया। तो देखिए एक तरीके से इनकी मानसिकता जो जेएनयू के स्टूडेंट्स पे हमला हुआ कोरोना काल से पहले उसको ये सही ठहरा रही हैं। तो उसकी देखिए मानसिकता तो बीजेपी वाली हुई, राइट विंग वाली मानसिकता हुई। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने बीएसएनएल और जियो की डील का समर्थन किया रश्मि दास ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ किराना स्टोर्स आर लाइकली टू बिकम पार्ट ऑफ जियोमार्ट एंड reap benefit of scale and convenience for their customers. This will set an example of how with clean practices both physical and digital retail can coexist and flourish. तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि रिटेल सेक्टर में जाने से इसकी इन्होंने तारीफ़ की है, और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से फलेगा फूलेगा, और रिटेल में जो है बहुत सारी दुकान होंगी जो जियो मार्ट का पार्ट बनने के लिए तैयार बैठी हैं अपने कस्टमरों को राहत देने के लिए। तो इस तरीके की बात इन्होंने की है। तो ये जो है जियो, तो बीजेपी एक तरीके से देखा जाए तो अंबानी की कंपनी है, और अंबानी का बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं। तो इसको ये अगर समर्थन कर रही है तो इनका कनेक्शन निश्चित रूप से जो है वो बीजेपी से या बीजेपी से माना जाएगा। और फेसबुक ये देखिए कि एक तरीके से फेसबुक की रिलायंस से जो डील है उसको ये समर्थन कर रही हैं। और जेएनयू में जो हमला हुआ है उसका ये क्या कहते हैं, जेएनयू में जो एबीपी के द्वारा जेएनयू के स्टूडेंट पे जो हमला हुआ है उसका समर्थन करते हुए दिख रही हैं, और कह रही हैं कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपमानजनक एक आवाज़ निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जो है, और जो स्टिंग किया गया है, स्टिंग जो किया गया था, स्टिंग को ये गलत ठहरा रही हैं। स्टिंग को कह रहे हैं कि स्टिंग पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो यहाँ तो इनकी ये मानसिकता सामने आ गई। अब इससे क्या हम अंदाज़ा लगाएं कि फेसबुक का एक तरीके से बीजेपी से कनेक्शन सामने आता है। फेसबुक की रिलायंस से डील है तो एक तरीके से बीजेपी से कनेक्शन है। तो क्या फेसबुक बीजेपी की ट्रोल आर्मी को सपोर्ट करता है? आप देख सकते हैं कि फेसबुक पर आकर किस तरीके से ट्रोल करते हैं ये लोग, जो आए दिन भद्दी गालियाँ और फेक न्यूज़ के साथ यहाँ गंदगी फैलाते हैं। क्या फेसबुक को सत्ताधारी पार्टी के रिश्ता रखने वालों को पॉलिसी हेड बनाना चाहिए? ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए
फेसबुक, अब देखिए फेसबुक की क्रेडिबिलिटी पर भी भरोसा नहीं होता है। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, क्या सब में बीजेपी का दखल होगा और सब देखिए इस तरीके से जो ट्रोल आर्मी है उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए ट्विटर पे भी ऐसा ही मुझे लगता है। ट्विटर एक तरीके से मुझे बीजेपी का कनेक्शन लगता है, जिस तरीके से ट्विटर पर ट्रोल होते हैं। क्या जियो के साथ डील करके फेसबुक ने रिलायंस के साथ डेटा भी साझा किया है? अब ये देखिए कुछ भी हो सकता है, आपका डाटा फिर से चोरी किया जा सकता है। अब ये कहा जा रहा था कि चीनी ऐप हैं, चीनी ऐप्स जो हैं वो आपके डाटा को चोरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भरोसा नहीं है। यहाँ फेसबुक के माध्यम से भी आपका डाटा चुराया जा सकता है। और देखिए शक भी है, सफाई भी जरूरी है। क्या फेसबुक ने मोदी सरकार को हम जैसे एक्टिविस्ट का डेटा शेयर नहीं किया होगा? कोई गारंटी नहीं है, क्यों नहीं किया होगा। देखिए अगर लिंक हो चुका है सरकार का एक तरीके से, तो फेसबुक जो है डाटा शेयर भी कर सकती है। जो एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, जो हमारे जैसे लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, तो उनका डाटा शेयर किया जा सकता है। जो असहमति वाली पोस्ट करते हैं, असहमति वाली पोस्ट करने वालों का देखिए एक तरीके से टारगेट किया जाएगा। अब आप खुद तय करिए कि फेसबुक पर रहना है या इसमें रहते हुए सोशल मीडिया को बीजेपी के हाथ में जाने से रोकना है। तो आप देखिए फेसबुक से भी अब हमको लग रहा है कि फेसबुक का भी बहिष्कार करना होगा, क्योंकि कभी भी डाटा चोरी हो सकता है। और देखिए ये फेसबुक पूरी तरीके से बीजेपी के ट्रोल आर्मी को सपोर्ट करता है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही भयावह घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है, पर यहाँ तो बर्बरता का रिकॉर्ड है। लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्चे के संग हुई हैवानियत ISIS को भी शर्मसार कर सकती है, मतलब इस्लामिक स्टेट को भी। रेप के बाद बच्चे की आंखें फोड़ी, जुबान काटी, गला दबाकर मारा गया। क्या ये कृत्य कोई इंसान कर सकता है? राक्षसों से भी ज़्यादा बर्बरता। हम अपनी बच्चियों को एक सुरक्षित समाज देने, देखिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज कायम हो गया है। और उस पर देखिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि योगी की सरकार है, तो मीडिया भी कुछ नहीं बोलती। मीडिया भी केवल प्रश्न उन्हीं सरकारों से करती है जो कि भाजपा की सरकारें नहीं होती हैं। इन सरकारों से मीडिया कभी प्रश्न नहीं करती है। आप समझ सकते हैं किसी कितना भी जंगल राज कायम हो जाए। देखिए बिहार में देखिए जब नीतीश कुमार का राज्य था, जब बीजेपी का गठबंधन नहीं था, RJD और जनता दल की सरकार एक तरीके से वहाँ पर थी, तो वहाँ जंगल राज कह के बहुत शोर मचाया जाता था। और देखिए अब भाजपा वहाँ पे गठबंधन में है, तो अब चाहे कितना भी वहाँ पर बाढ़ आई हो, कोई भी समस्या आई हो, वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। और अगर सवाल उठाया भी जाता है तो गठबंधन के जो भाग है नीतीश कुमार जी, उनको भी कुछ कहा जाता है मीडिया के द्वारा, बीजेपी को कुछ नहीं कहा जाता। और ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हो गई, लेकिन फिर भी मीडिया देखिए किस तरीके से जो है कुछ नहीं बोल रही है। और ये घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से सामने आती है। ये घटना सामने भी नहीं आने दी जा रही है और इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो अपराधियों ने इस अपराध के जरिए स्वतंत्रता दिवस पर कालिक पोती है। यह आप देख सकते हैं कि ब्रजेश मिश्रा का एक ट्वीट है कि लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्चे के साथ हुई हैवानियत तालिबान को भी शर्मसार कर सकती है। रेप के बाद बच्चे की आंखें फोड़ी, तो ये एक तरीके से ये वही बात। और ये देखिए कि 13 साल की लड़की मर्डर मृत पाई गई एक गन्ने के खेत में शुक्रवार को, और रेप भी किया गया उसका। और लड़की के जो पिता हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि लड़की की आंखें जो है फोड़ दी गई थी, जीभ जो है उसकी काट ली गई थी और गला दबा दिया गया था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जंगल राज यहाँ पर कायम हो गया है। और जिसको कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में तरह तरह की बातें कहते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है, इस तरह की उपलब्धि हमने हासिल की है, लेकिन पूरी तरीके से देखिए एक तरीके से खस्ता अर्थव्यवस्था, खस्ता कानून व्यवस्था, खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था, खस्ता शिक्षा व्यवस्था, किस मोर्चे पे सरकार सफल हुई आप खुद अंदाजा लगाइए। केवल हथियार खरीद लेने से, और वो भी केवल अपना पैसा देकर दूसरों से हथियार खरीद लेने से देश महान बन जाएगा? आप अपने यहाँ हथियार बनाइए। छोटे से देश इजराइल से आपने इतने हथियार खरीदे जिसकी आबादी महज 1 करोड़ से भी कम है, और आपकी आबादी 132 करोड़ है, तब भी आपने इजराइल जैसे देश से हथियार खरीदे। ये एक निहायती शर्म की बात है। 132 करोड़ की आबादी होने के बाद भी आप अपने यहाँ हथियार नहीं बना सकते। दूसरे देशों से आप हथियार खरीदते हैं तो उसमें अपनी महानता का, उसमें जो है मीडिया जो है आपकी महानता का बखान कर रही है टेलीविज़न पर। तो ये आप देख सकते हैं कि हर तरीके से जो है इस सरकार ने केवल अपना बखान करने के लिए और अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक तो मीडिया का सहारा लिया, मीडिया ने कमियों पर पर्दा डाला, दूसरी ओर सरकार ने इवेंट मैनेजमेंट किया। तो इस तरीके से सरकार पूरी चलती रही। 7 सालों में जो भी ये सरकार चली है इसी तरीके से चली है। आप देख सकते हैं कि केवल बोलना, तरह तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना,
भाई यही इस सरकार की प्राथमिकता रह गई है। दूसरे मोर्चों पर, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, जहाँ देखिए दूसरे राज्यों की सरकारें, वहाँ राज्यों की सरकारों ने फिर भी इनसे अच्छा कार्य करके दिखा दिया। केरला ने इतना अच्छा कार्य प्रवासी मजदूरों के लिए किया था, जब प्रवासी मजदूर जो है, ताकि केरला में ही वो रुक जाएं, कहीं बाहर ना जाएं और बाहर जाकर वायरस ना फैलाएं। कम्युनिटी किचन और हर तरीके के मजदूरों के लिए हर तरीके का खाना वहाँ बनता था। ये रिपोर्ट एनडीटीवी ने दिखाई थी, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि इतना अच्छा कार्य केरला ने किया। साथ ही महाराष्ट्र ने भी अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा कार्य किया था, और जो जितनी भी दूसरी सरकारें हैं इनसे अच्छा कार्य करके दिखा दिया, और ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि ये हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आगे इसी तरीके से आपसे रूबरू होंगे हम बहुजन वाणी चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए धन्यवाद।